आज मैं आपके सामने एक नए सेटअप में आप मुझे देख पा रहे होंगे। और ये सेटअप क्या है, कैसा है, एक आपको एक वर्कशेड सा ये लग रहा होगा। जगह जगह कुछ चादरें पड़ी हैं, लोहे के एंगल पड़े हुए हैं। तो ये भी डेयरी से रिलेटेड है और इसके बारे में ये क्या है, हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या हमारी आगे की प्लानिंग है, इसके ऊपर मैं फिर से आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा क्या है इसके बारे में हम करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जैसा कि अभी कुछ वीडियोज़ ही हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं और आप लोगों का भरपूर सहयोग उसमें मिल रहा है, आप लोग उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुझे भी एहसास होने लगा है कि ये एक जिम्मेदारी आप मुझ पर डालते जा रहे हैं कि मैं भी आप लोगों के सामने हर रोज़ एक नया विषय लेकर के आऊँ। तो इसी को देखते हुए अब आज का जो विषय है, आप इस वर्कशेड को भूल जाइए, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो आज का विषय है वो ये है कि हम डेयरी को, हमने सारी चीज़ें कर ली, हमने प्लानिंग कर ली, हमने उसमें प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली हमने देख लिया, ट्रेनिंग ले ली। उसके बाद जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया, वो सारे आपने जो फैक्टर थे वो सारों पे आपने अमल किया। आपको पशुओं से प्रेम भी है, आपने डेटा भी रखना शुरू किया। सब कुछ आप जैसा बताया गया, जैसा एक्सपर्ट की राय होती है या जैसा भी जो अनुभवी इसमें सफल डेयरी संचालक हैं, पशुपालक हैं, उनसे जो आपने बातें सीखी वो सब कुछ अमल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप इस व्यवसाय में वो सफलता कह लीजिए या वो आमदनी अर्जित नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए आपने इसकी शुरुआत की थी। अब इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम पर अब बंदा ये नहीं सोच पाता कि उसको अब मुझे आगे बढ़ाना है कि इसे बाइंड अप करना है। तो इसी दुविधा में कई लोग तो इसको फिर डेयरी बंद कर देते हैं और ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल घाटे का बिजनेस है, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या फिर कुछ लोग और क्या करते हैं कि जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते जाते हैं और बहुत सारा पैसा इसमें ला करके डुबा देते हैं। तो इस विषय पे बात करते हैं। तो पहला कारण है हमारी जो हम पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करने की शुरुआत करते हैं। पैसा इन्वेस्ट करने की शुरुआत हमारा होता है कि हम जब पहले उनके लिए गायों का शेड बनाते हैं, उनका फ्लोर बनाते हैं, उनके चारा खाने की, जिसे कई जगह खुरली बोलते हैं, नाद बोलते हैं, या उसे आप एक अलग अलग भाषा में कहीं हौदी बोल देते हैं उसे। तो जब हम उसको बनाते हैं, फर्श उसका डालते हैं, ऊपर शेड बनाते हैं, उसका जो आवास प्रबंधन है उसकी जो व्यवस्था करते हैं, वहाँ से हमारा पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा बजट जो होता है उसका मैक्सिमम पार्ट हमारा उसमें निकल जाता है, जो कि अनप्लैंड होता है। शुरू में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो काउ शेड होगा या खुरली होगी या उनकी जो व्यवस्थाएं सारी सब कुछ, ये जैसे मान लो हमने एक अंदाज़ा एक मोटा मोटा ये लगाया कि ये 4 से 5 लाख रुपए में हम इसे पूरा कर लेंगे। लेकिन जब हम उसे बनाने लगते हैं, जब काम शुरू होता है और धीरे धीरे हम परचेजिंग शुरू करते हैं, जब उस पर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो पता लगता है कि 8 से 10 लाख रुपए तो इसी पे खर्च हो गया। क्योंकि उसमें भी हमारे को बीच बीच में कई लोग राय देते हैं, हम खुद उनसे राय लेते हैं। तो जब आपका एक बड़ा अमाउंट उस पर खर्च हो गया, तो उसके बाद अब हमारा बचता है गाय की खरीद। अब गाय खरीदने के लिए पैसा नहीं बचता या बहुत कम मात्रा में बचता है। जो इन्वेस्टमेंट हमने असल में हमारा, जब हमने डेयरी व्यवसाय करना है तो हमारा मूल जो रकम है या मैक्सिमम जो रकम है उस पर जानी चाहिए जिससे हमें वो व्यवसाय करना है। क्योंकि ये बिल्डिंग हमें कुछ नहीं देती, ये शेड वेड हमें कुछ नहीं देगा, दूध तो हमें गायों ने देना है। लेकिन वहीं हम उसके लिए वो बजट कम कर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। फिर उसके बाद हमें कंप्रोमाइज़ करने होते हैं कि हमें अच्छे दूध की गाय, जो कि जाहिर सी बात है अच्छी कीमत की भी मिलेगी, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा संकोच कर जाते हैं कि नहीं, इससे थोड़ा कम बजट की लेनी है। कम बजट की गाय में कुछ ना कुछ, कोई भी डेयरी संचालक, कल के दिन आप भी अगर कोई डेयरी करते हैं, बड़ी डेयरी करते हैं, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसी गाय को बेचेंगे जो आपके मतलब की नहीं है। क्योंकि कोई भी सबसे अच्छी चीज़ को कोई नहीं बेचता, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई और डेयरी फार्मर है। तो आप
पहले से दिमाग में ये तय मान के चलिए कि आप किसी और का रिजेक्टेड माल खरीद के ला रहे हैं, या कई बार कई और भी कारण होते हैं, ऐसा ये पूरी तरह ये भी सच नहीं है। तो जब दूसरे कारणों से आप कोई गाय खरीदते हैं तो फिर उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो पहला नुकसान तो यहाँ पर होता है। दूसरा क्या होता है कि हम उनके लिए चारे दाने की व्यवस्था जैसी हमको करनी चाहिए, उसके लिए हमारी जेब में फिर पैसा नहीं होता। हमारा शेड भी बन गया, उनका सभी चीज़ हमने व्यवस्थाएँ कर ली, चारा काटने की मशीन लगा ली, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर ली, टैंक बनवा लिए, या अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे पानी की व्यवस्था है, कहीं पर हैंडपम्प आपने लगवा लिया, या कहीं आपने समरसीबल करवा लिया, या कुछ भी जो पानी की व्यवस्था जिस क्षेत्र में जैसी है उसकी व्यवस्था कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर ली, उनके लिए गर्मियों के लिए पंखे आपने लगवा लिए, या जहाँ पर जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर उनके लिए आपने ढकने की व्यवस्था पूरे तिरपाल वगैरह, या आपने कवर्ड शेड बनाया है। तो जब बहुत बड़ा अमाउंट उसमें चला गया, आपने महंगी महंगी गायें खरीद ली, उसमें चला गया, अब जो उसके बाद का जो खर्चा जो होता है वो आता है कि उन गायों को खिलाना। जब खिलाएंगे तभी वो दूध देंगे। 25 लीटर दूध की गाय ने एटलीस्ट 20 लीटर तो आपके घर भी देना ही चाहिए। एक ये थोड़ा सा ये रहता है कि जगह बदलती है तो कई बारी गायें उस पर सेट नहीं हो पाती। अब जब गाय सेट नहीं होगी तो उसके कहीं ना कहीं उसके खान पान पे भी उसका असर पड़ेगा। वो उतना चारा दाना नहीं खाएगी, वो उतना दूध भी नहीं देगी, क्योंकि जब तक उसको उस माहौल में ढलने में जो समय लगता है वो लगेगा। उसके बाद जब आप उसको धीरे धीरे वो चारा दाना खाने लगेगी, दूध पे आएगी, तो कई बार वो तब भी पूरे दूध पे नहीं आ पाती, क्योंकि वो खा तो रही होती है लेकिन उसको जितनी ज़रूरत है उतना न्यूट्रिशन हम दे नहीं पाते। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम लोगों से राय लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि गाय ऐसा दूध नहीं दे रही। तो हमें, जैसा कि बाकी के मामलों में भी होता है, जब हम किसी से राय लेते हैं तो फिर राय में तो फ्री में वही मिलती है कि आप इसको ये खिलाइए, वो खिलाइए, काजू बादाम खिलाइए, इसको दुनिया भर की चीज़ें ऐसी आपको बताई जाएंगी कि आपको स्वर्ण भस्म तक की सलाह मिल जाएगी कि आप उसे ये भी खिला के देख लीजिए, इससे भी दूध बढ़ता है, ये भी रहता है। तो ये भी हमने भी सोचना है कि इसको आखिर हमने पशु को क्या देना है जिससे हमें भी वो फायदेमंद रहे, उसका दूध भी निकले, वो हमारी बचत में भी हो और पशु के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो। तो ये प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो हम लोग ये फीड, उसका चारा और इन सब चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एक बात हमेशा गांठ मार के रख लें कि पशु का जो नेचुरल, जो उसका जो प्राकृतिक आहार है वो है हरा चारा। आज बहुत सारी डेयरियाँ जो भी चल रही हैं, सब जगह एक वो बन चुका है कि नहीं, हरे चारे से पशु पालने में पड़ता नहीं आता, या भूसे पे हम खूब सारा दाना फीड मिला करके उससे दूध निकाल लेंगे, या साइलेज जो दी जा रही है, ये सारी चीज़ें उसके बाद की हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में हरे चारे की व्यवस्था है तो पशुपालन आपको हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। अब क्या होता है कि हमारे पास हरा चारा नहीं है, उस स्थिति में कुछ समय के लिए आप साइलेज से उसको पूर्ति कर सकते हैं। साइलेज के बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो अभी मैंने बनाना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें साइलेज की जैसा कंपनी बताती है या जैसे उसके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बताते हैं और जो फार्मर का रियल एक्सपीरियंस है, इन सभी बातों का आपस में क्या संबंध है, क्या वो लोग जो बताते हैं वैसा ही होता है या फार्मर के एक्सपीरियंस उनसे कुछ अलग हैं, वो सारी बातें मैं एक डिटेल में एक वीडियो अलग से उसके ऊपर बनाएंगे। अब हम आते हैं कि हरा चारा, कई बार क्या होता है कि कुछ सीजन हरा चारा, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होते समय एक आध महीने उस समय थोड़ा दिक्कत होती है, एक आध महीना अभी अक्टूबर नवंबर में ये दिक्कत होती है, और कुछ क्षेत्रों में तो 3 से 4 महीने 5 महीने ही हरा चारा होता है, बाकी टाइम नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो राशन होता है, अनाज होता है, खलियाँ होती है, इससे उसकी पूर्ति करते हैं। तो वो भी कितनी मात्रा में उसको दिया जाए पशु को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप राशन देते हैं तो उससे भी क्या होगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, उसको अपच की दिक्कत हो जाएगी, फिर वो लगातार पतला गोबर करने लगेगी, उसका लीवर कमज़ोर हो जाएगा, फिर आप उसको लीवर के लिए सप्लीमेंट देंगे, उसको दवाइयाँ देंगे,
तो एक तरह से पशु क्या होता है कि मशीन बन के रह जाता है। दूध तो आपको मिलता है, लेकिन वो क्या होगा, जिस पशु को 7, 8 या 10 बार उसने बच्चा देना था, उतने लैक्टेशन वो चलता आपके साथ, उतना लंबा समय दूध देता, वो तीसरे चौथे ब्यात में जाकर के पशु कंडम हो जाता है। और आजकल यही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए जो मैक्सिमम जो डेयरी घाटे में जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग नहीं कर पा रहे। सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग तभी होगी जब आप एक गाय से अधिक मादा बछिया लेंगे, वो बछियाएँ आपके तैयार होकर के गाय बनेंगी, और आपको बाहर से जितना कम गाय खरीदनी पड़ेगी उतना ज़्यादा आप उसके प्रॉफिट में जाएंगे। अदरवाइज आप हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में आप बाहर से ही गायें परचेज करते रहेंगे, तो उसमें जो पैसा आप कमा भी रहे होंगे ना, वो सारा फिर गायों को खरीदने में ही चला जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि गाय अपने घर पर तैयार हो। जो बछिया आपके अपने घर पर तैयार होती है, वही सबसे अच्छा रिजल्ट आपके यहाँ पर देगी। अब आप इसमें भी एक छोटा सा घटक और है कि आप बछिया तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 5 गाय हैं, 5 गाय की आपका सेक्स सॉर्टेड सीमन आ गए हैं 90%, जिसमें से बछिया ही होती है। हम ये मान के चलते हैं कि 5 में से 4 आपके पास बछिया हो गई। अब 4 बछिया ही हो गई, 1 साल के बाद उस गाय ने फिर ब्याह जाना है, फिर 5 में से 4 बछिया ही हो गई। तो आपके यहाँ ये इतनी सारी जनरेशन बढ़ते जाएगी, लेकिन दूध आपकी देने वाली केवल 5 गायें हैं, और आपने उनके पीछे 8 बछियाँ आपको और तैयार करनी है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे डेयरी फार्मर फेल हो जाते हैं। आपको जो आपकी बछियाएँ हैं, जो आगे आपने ब्रीड तैयार करनी है, उसका भी एक रेशियो है, और जो उसका परफेक्ट रेशियो जो अभी तक हमारे अनुभव से जो देखा गया है, या जो किसी भी फार्म पर आप जा कर के देखें, अगर आपके पास 5 गायें हैं तो मैक्सिमम आप 3 बछिया तैयार कर सकते हैं, जो उसी दूध से, उसी खर्चे से, जो आप उसको बहुत बेहतर फीड के साथ उसको तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या होंगी कि ना तो न्यूट्रिशन पूरा मिल पाएगा, वो केवल आपकी खूंटे भरेंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप अपना भी नुकसान कर रहे होंगे और उस पशु का भी नुकसान कर रहे होंगे, क्योंकि जिसको 2.5 साल 3 साल के अंदर में जिस गाय को ब्याना है, वो 5 साल से पहले बच्चा नहीं दे पाएगी। तो फिर आप भी नुकसान में और गायों का भी बेड़ा गर्क।